नमस्कार। ट्रांसपोर्ट ट्रेड जियोग्राफी की श्रृंखला में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड WTO जिसे कहा जाता है, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था मार्केश एग्रीमेंट के, मार्केश समझौता के तहत। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं, 164 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, इसका पर्पज अगर हम देखें वर्ल्ड ट्रेड का, वो था रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू द ट्रेड। जो उसका उद्देश्य था वो व्यापार के लिए टैरिफ जो टैक्स लगता है और अन्य बाधाएं जो है व्यापार में, उसमें कमी लाने की बात करते हैं। इसमें WTO में भाग लेने वाले जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच गुड्स मतलब वस्तुओं, सर्विस मतलब सेवाओं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट होती है IPR, उसमें क्या कहते हैं सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, आपस में IPR क्या है इसे समझने की कोशिश करिए। IPR किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित संगीत, कला, किताब या कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं द्वारा दिया गया अधिकार होता है IPR। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं बौद्धिक संपदा, ये हमारी एक बौद्धिक संपदा है। ध्यान दीजिएगा, IPR जिस प्रकार कोई किसी भौतिक धन का स्वामी होता है, उसी प्रकार की IPR में कोई बौद्धिक संपदा का भी स्वामी होता है, जिसका क्या कहते हैं पेटेंट होता है। उसको कोई ले नहीं सकता है। ठीक है, आप उसको चुरा नहीं सकते, आपको कोई पेटेंट देना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए खविंदर सिंह ने बुक लिखी, तो खविंदर सिंह की बुक को आप चुरा के सोचेंगे हम अपना नाम डाल के बेचें, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उनकी एक क्या कहते हैं IPR है, उनकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो अपनी बौद्धिक संपदा है उनकी, जिसको वो पेटेंट कराए रहते हैं। पेटेंट करने के बाद ही आपको मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। WTO का खरोच, ये पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। WTO जो था वह इमर्ज कैसे हुआ था? इमर्ज एज द रिप्लेसिंग ऑफ द GATT, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड है, जो कि 1947 में आया था, उसी को कहते हैं कि रिप्लेस करके WTO बना था। ये चीज जानते रहेगा। WTO जो है GATT पहले GATT था, जो कि 1947 में आया था। ध्यान दीजिएगा, GATT जो स्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सभी देश में कहते हैं खनबन आ गया था। वो जो वर्ल्ड ट्रेड चल रहा था वो रुक गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, वर्ल्ड विश्व में जो व्यापार चल रहा था वो खिन्न हो गया था। इसलिए GATT की स्थापना की गई थी कि जिसकी वजह से देशों के बीच संबंधता अच्छी बने और व्यापार शुरू हो। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड, जो कि कहते हैं कि सही नहीं चल पाया, जो इनकी कहते हैं एम्स थे वो लागू नहीं हो पाए, वो बहुत अच्छे नहीं हो पाए। इसको कहते हैं कि रिप्लेस करके WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आगे चल के बहुत ही अच्छे से कार्य किया। ठीक है, WTO का जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, उसके बाद जनरल कॉन्फ्रेंस आता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है सबके मंत्री स्तर सम्मेलन, जो कि टॉप पे रहता है, जो कि आमतौर पर हर दो साल के बाद में एक बैठक इसमें होता रहता है। ठीक है, हर 2 साल के बाद एक बैठक ये करता रहता है आमतौर पर। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल DG जो है वो नगोजी ओकोंजो इवेला है। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम में, जो कि 31 अगस्त 1985 तक रहेंगे और 7th DG है WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 7th DG हैं। अब हम लिबरलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण मतलब उदारता दिखाना, टैरिफ टैक्स में रिलेशन देकर जिसकी आसानी से व्यापार हो सके एक देश से दूसरे बीच में, यही लिबरलाइजेशन है। ठीक है, लिबरलाइजेशन उन रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंधों जो कि मौजूदा सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब किसी देश में हो, उसमें छूट देता है, रिलेक्शन देता है, जिसकी वजह से जो पहले की सरकार मतलब जो पहले गवर्नमेंट में लाए गए थे रिस्ट्रिक्शन, उसको उसमें क्या कहते हैं रिलेक्शन देता है। ठीक है, छूट देता है। जैसे कहा जाता है LPG, भारत में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था 1991 में इंडिया में, उसमें PM थे PV नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने क्या किया था, जो पिछले सरकार की क्या कहते हैं कि प्रतिबंध थे, उसमें उन्होंने छूट लगाया था, जो रिस्ट्रिक्शन थे उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दिया था, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में रिलैक्सेशन दिया था। ठीक है, इसके फीचर अगर हम देखें, इससे क्या हमें फायदा मिलता है, एंट्री प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई, प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्विक स्तर पर क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड टेक्निकल। क्या हुआ, जो इसमें प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन थे फॉरेन पॉलिसी में और टेक्निकल एरिया में, उसमें लिबरलाइजेशन लाया गया। ठीक है, भारत में, ये भारत की लिबरलाइजेशन में पढ़ा जाएगा। हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंटर रीजनल कॉपरेशन ट्रेड। इंटर रीजन कॉपरेशन ट्रेड क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। इंटर रीजनल ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, जब हम अपने देश के मतलब किसी देश की सीमाओं के बाहर ट्रेड किया जाता है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड या इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री, जो नेशनल बाउंड्री उसके बाहर जाकर गुड्स एंड सर्विसेज का कहते हैं कि आप व्यापार करते हैं, तो उसी को हम इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं। अब आता है इंट्रा रीजनल ट्रेड। इंट्रा रीजनल ट्रेड कहता है कि देश की सीमाओं के बाहर ट्रेड करना, लेकिन किसी पार्टिकुलर रीजन में या जियोग्राफिकल एरिया में। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, वो एक कहते हैं पार्टिकुलर रीजन है या जियोग्राफिकल रीजन है, उसी में आप कहते हैं ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आसियान हो गया, जो भी मेंबर हो रहे हैं, ठीक है, एक जियोग्राफिकल एरिया में जो आ रहे हैं, उनमें आप ट्रेड करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंट्रा रीजनल ट्रेड। इंटर रीजन में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम प्रॉब्लम को देखें, देखिए EU है, तो EU का जो कई प्रॉब्लम आए थे, देखिए ब्रिटेन निकल गया EU से ब्रिटेन, क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन निकल गया, तो उसके कई फैक्टर होते हैं, प्रॉब्लम में कई फैक्टर देखे जाते हैं।
उसकी जो पॉलिसी है वो अगर किसी देश को नहीं अच्छी लग रही उस रीजन में तो वो अब निकल जाते हैं, हम इसे नहीं मानते, हम हट जाते हैं। जैसे रखिए कई रीजन से अपने हट जाता है जियोग्राफिकल एरिया में जो भी कभी था, ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न के बारे में। विश्व का जो व्यापार पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझेंगे तब वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न देखेंगे। तो एक्सचेंज, अब पहले ट्रेड पकड़ते हैं। ट्रेड व्यापार क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड द ट्रेड। कहने का अर्थ हुआ कि गुड्स और सर्विसेज जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है उसी को हम कहते हैं कि व्यापार कर, जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुड्स जो वस्तुएं और सेवाएं होती है वह ट्रेड इन गुड्स वह टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं, मूर्त वस्तुएं होती है जो कि हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि कुछ मान लीजिए कि आप माइनिंग आयरन ओर ले जा रहे हैं यहाँ के और विशाखापट्टनम पोर्ट से ले जा रहे हैं, जापान को दे रहे हैं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? गुड्स है, वस्तुएं। और जो सर्विसेज होती हैं, ट्रेड की सर्विसेज वो इनटेंजिबल होती हैं, अमूर्त होती हैं। जैसे टूरिज्म आ रहा है आपके यहाँ, या फिर वित्तीय सेवाएं मतलब फाइनेंशियल कर सकते हैं सर्विसेज आप दे रहे हैं, या फिर कानूनी सलाह जो दे रहे हैं वो सब क्या है? वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो अमूर्त है। आप इसे समझिए, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड की सर्विसेज में क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करेगा। तो ट्रेडिंग व्यापार के विनिमय लेन देन में गुड्स व वस्तुओं का माल का मूर्त उत्पाद में भौतिक रूप से, जैसे भौतिक रूप से सड़क द्वारा, रेल द्वारा, पानी या वायु द्वारा सीमाओं को पार भेजा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं, ठीक है। वो वस्तुओं को जब हम भेजते हैं तो उसे हम गुड्स कहते हैं। और सर्विसेज में क्या होता है? इंटेंजिबल, अमूर्त वस्तुएं, जैसे पर्यटन हो गया, टूरिज्म हो गया, वित्तीय सेवाएं हो गई, कानूनी सलाह, जैसे एजुकेशन सर्विस है, तो क्या दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या कहते हैं? सर्विसेज जो होती हैं वह इंटेंजिबल होती हैं, गुड्स जो होती हैं वह टेंजिबल होती हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट और हम भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बायलैटरल ट्रेड क्या होता है? द्विपक्षीय व्यापार। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी बिटवीन टू कंट्री। दो कंट्री के बीच में जब व्यापार होता है तो उसे बायलैटरल कहते हैं। देखिए, हम समझिए भारत और नेपाल के बीच में व्यापार हो रहा है तो बायलैटरल आपका हो गया, ठीक है। मल्टीलैटरल में क्या होता है? कई देशों के साथ जब हम व्यापार करते हैं, एक समूह बना के कई देशों के साथ व्यापार करते हैं, कुछ प्रोडक्ट पे छूट देते हैं, तो आपका मल्टीलैटरल हो गया ट्रेड। आते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। ये होता है जैसे कि इसका दर्जा दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो समान उत्पादित मतलब इक्वल का प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर किसी एक सदस्य देश को टैरिफ में छूट देती है, टैक्स में छूट दिया जाता है। ऐसे समझिए, जैसे भारत ने पाकिस्तान को दिया था मोस्ट फेवरेट नेशन, ये मेरा फेवरेट देश है, बाद में इसे हटा दिया, जब झगड़ा होता है तो फिर हटा देता है, फिर ले लेता है, ठीक है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसपे वो टैक्स पे छूट देता है। उसी प्रकार से देखिए, भारत और नेपाल के बीच में चलता है मोस्ट फेवरेट नेशन का, फिर भारत और भूटान के बीच में, भारत और नेपाल के मतलब कि उसमें बांग्लादेश के बीच में आपका चलता रहता है। ये आपके ये बात हो गई टर्म। एक PYQ क्वेश्चन बना था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो मैक्सिमम कंट्रीज होते हैं वो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, विकसित देश होते हैं, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखिए नॉर्थ मतलब कि उत्तरी अमेरिका के एरिया हो गया, अमेरिका आता है, फिर आपका रूस आता है, यूरोपियन देश आते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री के वाले हो गए, विकसित देश आते हैं। इसलिए ऐसा हम माना जाता है कि अनुमान माना जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री होते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में मतलब कि इक्वेटर से नॉर्थ उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपका मैक्सिमम क्या कहते हैं? डेवलप्ड कंट्री होंगे, और इक्वेटर के साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो मैक्सिमम कंट्री आपके डेवलपिंग, विकसित, विकासशील देश होंगे। जैसे आपका अब अफ्रीका रीजन हो गया, फिर आपका दक्षिण का कहते हैं अमेरिका रीजन हो गया, तो सब क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज में आएंगे। ये इनकी बात थी, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पशन माना जाता है, ये PYQ में बना था, इसलिए मैंने लिख दिया। अब आते हैं पैटर्न पे। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न। तो वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न की अगर हम बात करें तो यूरोप में 33% वर्ल्ड ट्रेड किया जाता है बाई यूरोपियन कंट्री द्वारा, ठीक। विश्व का व्यापार का 33% यूरोपियन कंट्री द्वारा किया जाता है। और एशिया में 32% है। नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड जो है, एशिया में जो वर्ल्ड का ट्रेड है 32 है, नॉर्थ अमेरिका में 14 है। अब मिडल ईस्ट मतलब जो मध्य पूर्व अरब मिस्र वाले रीजन में 7% है, और अफ्रीका में आपका 4% है। आगे बढ़ते हैं वैल्यू वाइज। अगर हम शेयर देखें ग्लोबल ट्रेड में, तो अगर कंट्रीज वाइज देखें तो यूएसए सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? शेयर करता है ट्रेड में, व्यापार में, फिर चाइना आता है, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर नीदरलैंड आता है। तो एक ये तो आ गया आपका वर्ल्ड ट्रेड। अब वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड में 3 फेजेज आए थे। इंटरनेशनल ट्रेड में 3 फेजेज आए थे, ये PYQ बना हुआ है। तो फर्स्ट फेज कहा जाता है इमोबिल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब उस समय प्रोडक्शन अगतिशील था, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि ट्रेड व्यापार नहीं होता था, बहुत गतिशील व्यापार नहीं होता, लिमिटेड मोबिलिटी थी, कहते हैं मतलब गतिशीलता जो थी वो लिमिटेड थी। वो 1970 तक ऐसी स्थिति बनी, मतलब कहा जाता है वर्ल्ड वार फर्स्ट तक ऐसी स्थिति बनी थी। वर्ल्ड ट्रेड बहुत अच्छा खासा नहीं चलता था कि बहुत मोबिलिटी में जाए। सेकंड फेज कहा जाता है मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन था उसमें मोबिलिटी आ गई, अब गतिशीलता बढ़ गई उत्पादन में और पूंजी में, ठीक है, कैपिटलिज्म में बढ़ गया, जो कि 1970 से 1990 के बीच में था, ये पूछा हुआ है। इसी समय गैट और WTO का कहते हैं अच्छा खासा उभरा था, जिस वजह से मोबिलिटी बढ़ी थी। थर्ड फेज आता है ग्लोबल वैल्यू चेंज, ठीक है, जो कि 1990 की बात आ गया, पूरे वैश्विक कहते हैं स्तर पर चेंज आ गया, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी भी आ गई, जो इस समय हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं, ये तो हो गया एक फेज। एक ये भी कहा जाता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न है वह क्या कहते हैं शुरुआत की और लास्ट की कैसे लिया जाता है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एशियन सिल्क रोड, जो सबसे प्राचीन सिल्क रोड था, जो कनेक्ट करता था चाइना को टू द यूरोप मिडल ईस्ट में, ठीक है, ये पूछा हुआ। चाइना का जो एशियन सिल्क रोड है बहुत ही फेमस है, जो कि सबसे प्राचीन सिल्क मतलब व्यापार का माना जाता है ट्रेड का, जिसमें रेशम मतलब सिल्क का, स्पाइसेस मसालों का आदि का व्यापार किया जाता था। दूसरा आता है कोलोनाइजिकल एरिया,
कोलोनिकल एरिया, मतलब कि कहते हैं कोलोनालिकल आ गया था, औपनिवेशिक काल आ गया था, जिसमें यूरोपियन पावर बढ़ गया था, स्टेब्लिश हो गया था। यूरोपियन पावर जैसे कि कोलोनिकल एरिया में क्या था, भारत जो है भारत को ब्रिटेन कब्जा किया था, फिर ऐसे कई देशों को ब्रिटेन ने कब्जा किया था। पुर्तगाल, जैसे भारत में क्या है, कोलोनालिकल आया था, ब्रिटेन का कॉलोनी बनी थी, पुर्तगाल की कॉलोनी बनी थी ना। तो कोलोनिकल एरिया में क्या होता है कि स्टेब्लिश हुआ था यूरोपियन पावर की वजह से, ठीक है। इसमें ट्रेड रूट्स क्या कहते हैं कि कॉलोनीज के रूप में विकसित हुए थे, जैसे अफ्रीका में, एशिया में भारत का अफ्रीका रीजन, ये सब कहते हैं कोलोनिकल एरिया में विकसित हुए थे ट्रेड के। फिर आता है थर्ड क्या कहते हैं पैटर्न। थर्ड पैटर्न में क्या होता है, 20वीं सेंचुरी की बात आ जाती है, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो समय चल रही आपकी 19 के बाद वाली, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO कहते हैं ग्लोबलाइजेशन विकसित हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा।